Assalamu alaikum, every students. Today our topic is cardiac output and our subject is physiology related to anesthesia. हमारा टॉपिक जो है वो कार्डिक आउटपुट है और सब्जेक्ट हमारा है फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। तो फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया में हमने एक मॉड्यूल या चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि हमारे पास मोस्टली कनेक्टेड है विद दी कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, जिसमें हम हार्ट और वेस्कुलर फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू पे एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट व्यू है, क्योंकि अगर आप कहीं भी हो कार्डिक ओटी में या ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पर भी हो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस होती है। कैसे आपको वहाँ पर हार्ट रेट को मतलब देखना पड़ता है, ब्लड प्रेशर को देखना पड़ता है, और एडवांस लेवल पे या एडवांस सेटिंग्स पे कार्डिक आउटपुट को भी मॉनिटर करती है। ठीक है, उसको पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशंस भी कहते हैं, जिसके ज़रिए आप जैसे हम ब्लड प्रेशर्स को मेजर करते हैं, हार्ट रेट को मेजर करते हैं, तो इसी तरह हम कार्डिक आउटपुट को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट कार्डिक आउटपुट। हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या है। ठीक है, तो टुडे इज लेक्चर्स अबाउट कार्डिक आउटपुट। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स you will be able to know about the all these parameters। इस लेक्चर के आखिर के दौरान आप क्या होगे, इंशाल्लाह ताला एबल होगे कि आप इंट्रोडक्शंस टू द कार्डिक आउटपुट और सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस के बारे में आपके पास क्या होगी, इंफॉर्मेशंस होगी। और इसके अलावा वेरिएशंस इन कार्डिक आउटपुट, इसका एक और लेक्चर्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्डिक आउटपुट एंड फैक्टर इफेक्टिंग द कार्डिक आउटपुट, ये दोनों जो हमारे पास है, ये हम दूसरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेट्स discuss the another things. Introductions cardiac output, the volume of blood ejected from each ventricle per minute। अच्छा, तो हमारे पास जो वॉल्यूम हमारा हार्ट क्या करता है, इजेक्ट करता है कहाँ से, वेंट्रिकल से, हर वेंट्रिकल से पर मिनट। एक मिनट में आपका वेंट्रिकल जितना वॉल्यूम इजेक्ट करता है या पंप करता है, उससे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्डिक आउटपुट का मोस्ट एक्यूरेट कनेक्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जितना वॉल्यूम पंप करता है या इजेक्ट करता है एयोर्टा को, तो उसे हम पर मिनट जो इजेक्ट करता है उसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, cardiac output is the amount of blood pumped from each ventricle, usually attributed to the left ventricle output through the aorta। ठीक है, जो हमारे पास aorta से और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है और वो aorta में पंप या इजेक्ट होता है पर मिनट, उसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। इट इज़ मेजर द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप इन ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। इससे हमारे पास क्या होता है, जो हार्ट हमारे पास वैलिड या एक्यूरेट कार्डिक आउटपुट को पंप करती है, तो इससे क्या होता है, आपके डिफरेंट बॉडीज़ में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसको ये क्या करता है, परफ्यूज़ करता है, ब्लड सप्लाई करता है। लाइक आपकी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, वो आपके कार्डिक आउटपुट के डिपेंड है। आपकी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है उसके भी डिफरेंट कार्डिक आउटपुट है। आपकी किडनी को, आपकी लीवर को, इवन आपकी आई को, थ्रू आउट योर बॉडी जो भी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, वो ब्लड को हमारे पास अयोटा में पंप कर देता है और अयोटा से वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशंस में आपकी थ्रू आउट द बॉडी ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये सब चीज़ें हैं, आपकी डिफरेंट ऑर्गन है जो बॉडी में, इसको ब्लड सप्लाई का डिपेंड किस चीज़ पे है, वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट पे है। ठीक है, कार्डिक आउटपुट is a most important factor in cardiovascular systems।
ये हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रेशो ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन कार्डियक आउटपुट। पहले मैंने डिस्कस किया ये क्यों हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई करना या उस ब्लड को फ्लो करना, जिससे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो आपकी थ्रू आउट दी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना आपके कार्डिक आउटपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिफिनेशंस इन नॉर्मल वैल्यू। अच्छा, इस कार्डिक आउटपुट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अब तो उसकी हम ज़रा डिफिनेशंस और नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यूजुअली कार्डिक आउटपुट इज़ एक्सप्रेस इन 3 वे। कार्डिक आउटपुट को हम एक्सप्रेस करते हैं 3 वे में। ठीक है, 3 तरीक़ों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से आपका कार्डिक आउटपुट इन ही चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वो क्या है, हमारे पास है स्ट्रोक वॉल्यूम, मिन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डिक इंडेक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल्स होती है आपकी कार्डिक आउटपुट को एक्सप्रेस करनी है। हाउ एवर इन अ रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस कार्डिक आउटपुट रेफर टू द मिन्यूट वॉल्यूम्स या मिनट वॉल्यूम। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कार्डिक आउटपुट को मिनट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कोई कहे कि मिनट वॉल्यूम क्या है और कार्डिक आउटपुट क्या है, तो ये हमारे पास इंटरलिंक है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन मिनट वॉल्यूम इसको मोस्टली क्लिनिकल प्रैक्टिस हॉस्पिटल साइड पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड व्हाट इज इट्स नॉर्मल वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, stroke volume is the amount or volume of blood ejected or pumped out by each ventricle during each beat। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम में जो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता था वो पर मिनट था। यहाँ पर क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या है, इसमें जितना भी ब्लड एजेक्ट होता है आपकी ईच वेंट्रिकल से, वो पर बीट होता है। आपकी 1 बीट के दौरान जितना ब्लड आपका दोनों वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन ये पर मिनट नहीं है, ये हमारे पास पर बीट है। दिस इज़ MCQ's पॉइंट। ठीक है, अब इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। नॉर्मल वैल्यू हमारे पास इसका है 70 ml। नॉर्मल कार्डिक आउटपुट जो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारे पास है वो 70 ml है। ठीक है, ये पर बीट है हमारे पास। और इसकी एवरेज हमारे पास जो रेंज है वो 60 से लेके 80 ml तक भी हो सकता है, और ये 70 हमारे पास एवरेज है। ठीक है, व्हेन द हार्ट रेट इज़ नॉर्मल, जब आपका हार्ट रेट नॉर्मल होता है, मीन दैट कि आपका हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट होता है, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, वो 70 ml होगा। ठीक है, और इसकी रेंज 60 to 80 ml होगी। हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमारे पास क्या होता है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। जब आप इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को इन सिस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस करते हो तो आपके पास क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल फार्मूला है। जब भी आप स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो आपके साथ होता है उसे आप इन सिस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस कर देना, देन यू विल फाइंड आउट द स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट, फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हमारे पास 4 फैक्टर्स है। लेट्स डिस्कस इट। ये हमारे पास 4 फैक्टर है जो कि आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें हमारे पास एक है फ्री लोड, द सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आफ्टर लोड एंड हार्ट रेट। ठीक है, अब हमारे पास प्री लोड क्या है, आपके हार्ट के लेफ्ट राइट साइड पे जितना ब्लड या वॉल्यूम आता है, ठीक है, एंटर होता है, ये हमारे पास क्या है, और वो फिलअप होता है, मतलब वो आपका हार्ट डायस्टोलिक फेज में होता है या रिलैक्स फेज में होता है,
और उसमें ब्लड आता है, रिटर्न होता है आपकी राइट साइड को, इसे हम प्रीलोड सिंपली कहते हैं। और कंट्रैक्टिलिटी इट्स मीन दैट कि आपका माइकार्डियम जो हमारे पास हार्ट की जो मसल्स है जिसे माइकार्डियल मसल्स कहते हैं, जिसमें कंट्रैक्शंस की जो सलाहियत होती है उसे कहते हैं, ये कितने बार कंट्रैक्टिलिटी करता है इसकी भी स्ट्रोक वॉल्यूम पे हमारे पास इफ़ेक्ट होता है। और आफ्टर लोड ये है कि आपका हार्ट जितना वॉल्यूम इजेक्ट करता है, ठीक है, उसे कहते हैं। एंड हार्ट रेट, यू नो कि हमारे पास हार्ट रेट क्या है, जब आपका हार्ट रेट कंट्रैक्ट करता है तो हमारे पास नॉर्मल पर ईच मिनट जो हमारे पास इसकी कंट्रैक्शंस होती है, मीन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशंस पर मिनट जो होती है उसे हम कहते हैं हार्ट रेट, या कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट रेट। एंड व्हेन इट इज़ काउंट इन अ मिनट्स, इट इज़ हमारे पास वो आता है 72 बीट पर मिनट्स, ठीक है, एक नॉर्मल वीडियो जो होती है। और अगर वो हार्ट रेट जिसकी रेंज है 60 से 100 बीट पर मिनट, अगर वो आपके पास 60 से डिक्रीज़ होता है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और अगर वही हार्ट रेट आपके साथ क्या होता है 100 बीट पर मिनट से इंक्रीज़ होता है तो उसे हम टेकिकार्डिया कहते हैं। लेट्स डिस्कस दीज फैक्टर्स इंडिविजुअली, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीलोड, प्रीलोड इज़ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। आपके पास जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है जब आपका हार्ट रेट डायस्टोलिक फेज में होता है या रिलैक्स फेज में होता है जिसमें वो ब्लड होता है तो उसे हम कहते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन वेनस रिटर्न विल डिक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इन स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आपकी हार्ट को ब्लड वॉल्यूम और वेनस रिटर्न कम आता है तो इससे आपके पास क्या होगा, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, और जब आपका इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। किस वजह से होता है, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है या वो डिहाइड्रेट है, वो उसकी जिस्म में लिक्विड की मकदार या पानी की मकदार कम है और ब्लीडिंग उससे ब्लड बह रहा है ज़्यादा तौर पर, इसे ब्लीडिंग कहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है आपकी जिस्म में ब्लड वॉल्यूम या वेनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब ये दोनों डिक्रीज़ हो जाती है इससे आपका इन डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और जब आपका इन डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो इससे आपकी क्या होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी, और इसकी वजह हमारे पास ब्लीडिंग है या डिहाइड्रेशन है। Increase blood volume and venous return will increase the diastolic volume. Stretch on the ventricular muscles, which according to the Planck-Starling law will increase the contractility and stroke volume. अब इसके बरकस अगर आपकी हार्ट को ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है और वेनस रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो एब्सोल्युटली आपके पास क्या होगा, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और जब आपका इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा इट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रोक वॉल्यूम, तो इससे आपका क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। और स्ट्रेच, ये जो प्लैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में बात कर रही है, तो इससे क्या होता है, जब आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है तो आपकी जो मसल्स कंट्रैक्टिलिटी होती है ना आपकी हार्ट की, इससे क्या होगी, वो इंक्रीज़ कर देगी आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम को। ओवर हाइड्रेशंस जो हम कहते हैं इसको, अगर आप ओवर हाइड्रेट हो तो आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड वॉल्यूम या आपके पास लिक्विड वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप ओवर हाइड्रेट हो जाते हो। जब आप ओवर हाइड्रेट होते हो तो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होती है, वॉल्यूम ज़्यादा आती है, क्योंकि प्री लोड ज़्यादा आता है तो आफ्टर लोड भी ज़्यादा होगा। तो जब आपके पास आफ्टर लोड ज़्यादा होता है तो आपका हार्ट रेट जब कंट्रैक्ट करता है तो वो इसी ब्लड को क्या करते हैं, इजेक्ट करता है, इसे हम आफ्टर लोड कहते हैं। लेकिन इसकी कंट्रैक्टिलिटी के साथ भी कनेक्शन है, ठीक है। जब आपके पास ब्लड वॉल्यूम या वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और जब ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो इसको फिर कंट्रैक्टिलिटी की ज़्यादा नीड होगी, ठीक है। तो जब आपके पास कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी प्लैंक स्टार्लिंग लॉ बेस पे तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और इसकी एग्जांपल है ओवर हाइड्रेशन। आफ्टर लोड, अब आफ्टर लोड के बारे में बात करते हैं। प्रेशर अगेंस्ट
which the ventricle eject their blood. आपके पास 2 वेंट्रिकल हैं और 2 एट्रियम है। यहाँ पर हमारा कनेक्शंस क्या है वेंट्रिकल के पास से। पहले इनको डिस्कस करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, pressure against which the ventricle eject their blood. Increase upper load will decrease stroke volume, aortic stenosis, pulmonary stenosis, hypertension. Decrease upper load will increase stroke volume, vasodilation. अच्छा, इसमें क्या होता है, आपकी वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है उस पे जो प्रेशर आती है, मतलब ये कंट्रैक्ट होता है, तो उसी प्रेशर्स को हम क्या कहते हैं, उसी प्रेशर्स की वजह से जो आपके पास ब्लड इजेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर लोड कहते हैं, ठीक है। आपकी वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप होता है ड्यू टू द प्रेशर अगेंस्ट दीज ब्लड इज कॉल्ड अपर लोड। इंक्रीज अपर लोड विल डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। आपके पास क्या होता है, कुछ कंडीशंस है जिसमें आपके पास क्या होगा, अगर आपका इंक्रीज अपर लोड होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल आयोटिक स्टेनोसिस में जो आपकी आयोटिक वाल है वहाँ पर क्या, या आयोटा है वहाँ पर क्या होती है, स्टेनोसिस आ जाती है, मतलब इसकी डायमीटर कम हो जाती है। तो इससे क्या होती है, अगर आपका अपर लोड ज़्यादा है तो वो तो ज़्यादा है, लेकिन आपके पास क्या है, वहाँ स्टेनोसिस है, तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस, अगर आपके पास पल्मोनरी एरिया जो है वहाँ पर अगर आपके पास स्टेनोसिस है, इसकी डायमीटर डिक्रीज़ है, तो आपके पास अपर लोड तो ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, स्टेनोसिस है, डायमीटर डिक्रीज़ है, तो आपके पास क्या होगा, हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा। और हाइपरटेंशन में भी आपके पास क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज अपर लोड विल इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। जब आपका अपर लोड डिक्रीज होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल वेज़ोडाइलेशन में आपके पास वेज़ोडाइलेशन में क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्या होता है, अपर लोड डिक्रीज होता है। कंट्रैक्टिलिटीज़, नाउ व्हाट इज़ कंट्रैक्टिलिटीज़। इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी का क्या इफेक्ट है हमारे पास आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम पे, ठीक है। तो हमारे पास जो कंट्रैक्टिलिटी है वो क्या करती है, विल इंक्रीज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। आपके पास जो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट है उसकी मेन किरदार क्या है, वो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या करती है, इंक्रीज करती है। कैसे करती है, ये एक्चुअली डिपेंड करती है आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस में। और आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस कहाँ से आती है, कार्डिक सेंटर से आती है। कार्डिक सेंटर कहाँ पर होती है, वो हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा में होती है और आपके ब्रेन में होती है, ठीक है। तो जब आपके पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आती है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होती है, पॉजिटिव एनोट्रोपिक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होती है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो जब वो इंक्रीज़ होगी तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, अगर आप पेशेंट्स को पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग दे देते हो जो कि कंट्रैक्टिलिटी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग वो ड्रग है जो कि आपकी कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एड्रेनलिन है और नॉरएड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन डिब्यूटेमिन है। तो जब आप ये ड्रग्स दे देते हो तो आपके हार्ट मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। जब कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देती है। डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी विल डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। आपकी हार्ट मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ है तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, अगर एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा भी डिक्रीज़ होता है, अगर एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हार्ट फेलियर में आपके पास कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। और नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग अगर दे देते हो, वो ड्रग्स जो आपके पास कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बीटा ब्लॉकर है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर आप वो ड्रग दे देते हो तो आपके पास क्या होगा, कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगा। व्हेन द कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ योर स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी आल्सो डिक्रीज, ठीक है। पिक्ट रिपेक्टिंग द हार्ट रेट, आप वो फैक्टर जो आपके हार्ट रेट पे इफ़ेक्ट करती है और उसकी डायरेक्ट कनेक्शंस आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ है, और उसी स्ट्रोक वॉल्यूम की डायरेक्ट कनेक्शंस आपकी कार्डिक आउटपुट से है
और आपकी कार्डिक आउटपुट की आपकी ओवरऑल बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, वो आपकी ओवरऑल बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है उसको ब्लड की फ्लो परफ्यूज कर देती है। ठीक है, अगर ये परफ्यूजन्स नहीं होते तो इसके हमारे पास क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट्स होती है। ठीक है, जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर इफेक्टिंग हार्ट रेट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स, आपका जो नर्वस सिस्टम है इसका हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट है। तो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो आपकी क्या होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो आपके पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ या स्टिमुलेशंस होती है तो इससे क्या होती है, आपकी हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर एसिटाइलकोलिन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी हार्ट रेट को क्या, हार्ट में एसए नोड और एवी नोड को जो सप्लाई है वेगस की, वहाँ पर एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस हो जाती है जिससे आपकी हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है। व्हेन योर हार्ट रेट डिक्रीजिंग it lead to decreasing your stroke volume. When your stroke volume is decreasing, it lead to decreasing your cardiac output. मेडिकेशंस, अब वो ड्रग्स जो आपकी हार्ट रेट को इफ़ेक्ट करती हैं। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट्स, वो एजेंट्स जो आपकी हार्ट रेट को, क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी को क्या, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट्स, वो ड्रग्स जो आपकी हार्ट रेट को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। लाइक एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को हम क्या कहते हैं, एड्रेनलिन भी कहते हैं। तो अगर आप पेशेंट्स को एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन दे देते हो तो इससे क्या होगा, आपका उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। हार्ट रेट इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो आपके पास क्या करती हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर अगर आप पेशेंट्स को दे देते हो तो उससे हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। हार्मोन्स हमारे पास एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन से, पोटाशियम से। तो एपिनेफ्रिन और थायरॉक्सिन हमारे पास क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। पोटाशियम क्या करे, पोटाशियम हमारे पास उससे क्या डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, मिनट वॉल्यूम, अब हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात की और स्ट्रोक वॉल्यूम के जो फैक्टर्स थे उसको भी डिस्कस किया कि प्री लोड का क्या इफ़ेक्ट है और आफ्टर लोड का क्या इफ़ेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का क्या इफ़ेक्ट है और हमारे पास हार्ट रेट का क्या इफ़ेक्ट है, और उसका कोरिलेशंस हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ और कार्डिक आउटपुट के साथ हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास जो सेकंड पिक्चर्स है वो मिनट वॉल्यूम है। ठीक है, मिनट वॉल्यूम अब क्या है, मिनट वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट्स। मिनट वॉल्यूम आपके पास क्या है, आपका वेंट्रिकल पर मिनट जितना ब्लड पंप करता है, आपका वेंट्रिकल्स या आपकी हार्ट की वेंट्रिकल्स जितना ब्लड 1 मिनट में इजेक्ट करता है या पंप करता है उसे हम मिनट वॉल्यूम कहते हैं। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। आपका मिनट वॉल्यूम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है और हार्ट रेट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है और हार्ट रेट कितना है तो आप क्या करते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो कितने, हार्ट रेट पे, इससे आपके पास क्या होगा, मिनट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वीडियो ऑफ दी मिनट वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 5 लीटर पर वेंट्रिकल पर मिनट। आपका हर वेंट्रिकल 1 मिनट में 5 लीटर्स क्या करता है, मिनट वॉल्यूम को इजेक्ट या पंप करता है। ठीक है, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट, जब आपको मिनट वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपके पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसी स्ट्रोक वॉल्यूम को आप हार्ट रेट पे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो एज अ प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, मिनट वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो आपके पास आ जाती है। और यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल वैल्यू जो मिनट वॉल्यूम की है वो है 5 लीटर पर वेंट्रिकल पर मिनट। 1 मिनट में आपका हर वेंट्रिकल जितना ब्लड इजेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है,
कार्डिक इंडेक्स। अब कार्डिक इंडेक्स जो कि हमारे पास थर्ड पिक्चर है, इसका क्या कोरिलेशंस हैं। कार्डिक इंडेक्स is a minute volume expressed in relation to the square meter of body surface area। कार्डिक इंडेक्स एक्चुअली सिंपली क्या है, आपके पास मिनट वॉल्यूम है, ठीक है। आपका जो वेंट्रिकल पर मिनट में जितना ब्लड इजेक्ट करता है वही ब्लड के बारे में, आपकी मिनट वॉल्यूम के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन इसका कोरिलेशंस क्या है, हमारे पास स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, ये आपके बॉडी सरफेस एरिया के स्क्वायर मीटर बेस पे होती है, ठीक है। सिर्फ इसी पे ही, इसी बेस पे एक्सप्रेस करती है। इसके अलावा ये मिनट वॉल्यूम ही है, लेकिन आपकी बॉडी सरफेस एरिया की जो स्क्वायर मीटर बेस होती है उसी में ये एक्सप्रेस करती है। It is defined as the amount of blood pump out per ventricle per minute square meter of body surface area। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जितना ब्लड आपका वेंट्रिकल इजेक्ट करता है या पंप करता है, ठीक है, पर मिनट में और पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया के बेस पे जितना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिक इंडेक्स कहते हैं। वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया होती है, उसको ऐड किया गया है। नॉर्मल वैल्यू हमारे पास क्या है कार्डिक इंडेक्स की, तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू जो है वो 2.8 प्लस माइनस 0.3 लीटर पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट है, ठीक है। हमारे पास जो 2.8 या प्लस माइनस 0.3 लीटर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट में हमारे पास जो कार्डिक इंडेक्स है वो 2.8 लीटर है पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। आपकी बॉडी सरफेस एरिया की 2.8 लीटर पर मिनट हमारे पास क्या होगा, कार्डिक इंडेक्स होगा। इन एडल्ट with average body surface area 1.734 square meter and normal minute volume is 5 liter per minute, ठीक है। तो हमारे पास जो एडल्ट की एवरेज बॉडी सरफेस एरिया है वो है 1.734 स्क्वायर मीटर्स एंड नॉर्मल मिनट वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर पर मिनट है, ठीक है। अब आप ऐसा करो कि ये जो हमारे पास एडल्ट है और इसकी ये स्क्वायर मीटर जो हमारे पास आती है एवरेज, इससे आप मिनट वॉल्यूम को क्या करो, फाइंड आउट करो, ठीक है। आप सेल्फ क्या करो, इस पर एक्सरसाइज करो कि ये कैसे फाइंड आउट होता है, या गूगल वगैरह पे सर्च करो कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास कार्डिक आउटपुट और मिनट वॉल्यूम जो है, या हमारे पास कार्डिक इंडेक्स और मिनट वॉल्यूम जो है ये सेम चीज़ें है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया को ऐड किया गया है और पर मिनट में जो हमारा कार्डिक इंडेक्स है वो 2.8 लीटर है पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस एरिया। ओके, सिंपल थिंग्स, जस्ट फोकस, यू विल लर्न वेरी इजीली। एजेक्शन फ्रैक्शन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग्स इन कार्डियोलॉजी, ठीक है, ये कार्डियोलॉजी में हमारे पास एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज एजेक्शन फ्रैक्शंस? Ejection fraction is the fraction of end-diastolic volume that is ejected out of each ventricle। ये हमारे पास क्या है, is the fractions of end-diastolic volume। आपके पास जो end-diastolic volume है उसका कुछ हिस्सा है जो हमारे पास पंप होता है बाई ईच वेंट्रिकल। आपका ईच वेंट्रिकल, आपका हर वेंट्रिकल 2 वेंट्रिकल है, अगर आपकी 2 वेंट्रिकल जो इंडायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें होता है, इसका कुछ हिस्सा जब ये इन वेंट्रिकल से पंप करता है या इजेक्ट करता है, हम इसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके पास इंडायस्टोलिक वॉल्यूम को इजेक्ट करेगा, ठीक है, हर एक वेंट्रिकल से, चाहे वो राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो इंडायस्टोलिक वॉल्यूम की जो फ्रैक्शंस या हिस्सा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है उसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शंस हमारे पास 60 to 65% है, ठीक है। तो अब ऐसा काम करो कि किसी पेशेंट्स का इको कार्डियोग्राफी का रिपोर्ट निकाल लो।
आप वहाँ पर एजेक्शन फ्रिक्शंस को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। और इसमें नॉर्मल रेंज जो होगा वो हमारे पास 60 to 65%। कार्डिक रिजर्व। अब हमारे पास कार्डिक रिजर्व क्या चीज़ है? Cardiac reserve is the maximum amount of blood that can be pumped out by heart above the normal value। जब आपका हार्ट जो है नॉर्मल वैल्यू को पंप करता है तो हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन जब आपका हार्ट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट ब्लड को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा या पंप आउट करेगा, तो इसे हम कार्डियक रिजर्व कहते हैं। उसके नॉर्मल वैल्यू से जितना ज़्यादा ब्लड इजेक्ट होता जाएगा या पंप आउट होता जाएगा उसे हम कार्डियक रिजर्व कहेंगे। Cardiac reserve play an important role in increasing the cardiac output during condition like exercise। अब आपकी कार्डिक रिजर्व क्या है, ये इसका इम्पोर्टेंट रूल क्या है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा जो नॉर्मल वैल्यू होता है उससे हमारे पास ज़्यादा कार्डिक रिजर्व का जो वॉल्यूम होता है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा इजेक्ट होता है। तो और ड्यूरिंग कार्डिक आउटपुट जो ये क्या करती है, आपकी कार्डिक आउटपुट से कार्डिक रिजर्व में चला जाती है। मतलब नॉर्मल वैल्यू से ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, आपका कार्डिक आउटपुट कार्डिक रिजर्व में तब्दील होता जाएगा, ठीक है। कार्डिक रिजर्व इज़ यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज, और इसको हम एक्सप्रेस परसेंटेज में करते हैं कि हमारे पास कार्डिक रिजर्व कितना परसेंट है, ठीक है, परसेंटेज में होता है। इन अ नॉर्मल यंग healthy adult cardiac reserve is 300 to 400%। मतलब इजेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास जो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा ये इजेक्ट करता है वो 300 to 400% तक जाता है ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एक्सरसाइज के दौरान भी आपकी वो क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ आपके कार्डिक सेंटर में इंक्रीज़ होती है, जहाँ पर ये मेडुला ओब्लांगेटा में होता है, जहाँ पर आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस होती है, तो यही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस आपकी ऐसे नोड को सप्लाई होती है जहाँ पर एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन की सप्लाई होती है। जब ऐसे और एवी नोड ज़्यादा एक्टिवेट होती है तो आपके हार्ट रेट कंट्रैक्टिलिटी विल बी इंक्रीज़। जब आपकी हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी वगैरह इंक्रीज़ होगी एक्सरसाइज के दौरान तो क्या होगी, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता चला जाएगा तो आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी, और जब आपका कार्डिक आउटपुट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा इजेक्ट होता जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से तो ये कार्डिक रिजर्व में चला जाएगा। और एक नॉर्मल एडल्ट में जो कि हमारे पास नॉर्मल कार्डिक रिजर्व है जो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है वो हमारे पास 300 to 400 है। इन ओल्ड एज इट इज़ इन ओल्ड एज इट इज़ 200 to 250%। और ओल्ड एज में हमारे पास कार्डिक रिजर्व क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इट इंक्रीज टू 500 to 600 इन एथलीट्स। एथलीट में आपके पास क्या होगा, इन 500 to 600 तक इंक्रीज होता चला जाएगा। इन कार्डिक डिजीज़ द कार्डिक रिजर्व इज़ मिनिमम और निल। और जब कार्डिक डिजीज़ अगर आपका पेशेंट्स कार्डिक डिजीज़ में मुब्तला है या उसे कोई कार्डिक डिजीज़ है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो उसमें आपके पास कार्डिक रिजर्व क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कार्डिक रिजर्व की डिक्रीज़ परसेंटेज क्या करती है, डिजीज़ या पैथोलॉजिकल कंडीशंस की इंडिकेशंस करती है कि कोई पैथोलॉजी हमारे पास पेशेंट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई कार्डिक रिजर्व और कार्डिक इंडेक्स और रिजेक्शंस फ्रैक्शंस सब चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। स्टेप वाइज मिनट वॉल्यूम के बारे में बात की, प्री लोड आफ्टर लोड कंट्रैक्टिलिटीज़ और स्ट्रोक वॉल्यूम और बेसिक्स डिफिनीशंस, ये सब कुछ हमने किया। अच्छा, सिंपली हमारे पास क्या है, कार्डिक आउटपुट को हमने डिस्कस किया, फिर हमारे पास कार्डिक आउटपुट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उनको डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने इजेक्शन फ्रैक्शंस के बारे में बात की, मिनट वॉल्यूम के बारे में बात की। तो ये बेसिक्स डिफिनीशन से अबाउट द कार्डिक आउटपुट यू मस्ट नो, और इससे हर एक डिफिनीशन से ज़रूर एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है।
तो सब आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि कार्डिक आउटपुट की डिफिनीशंस क्या है, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम की क्या है, फिर मिनट की क्या है, कार्डिक रिजर्व क्या है, कार्डिक इंडेक्स क्या है, मिनट वॉल्यूम क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके जहन में फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कोई भी इशू हो, कहाँ पर समझ नहीं आ रहा हो, तो यू कैन कंटेक्ट मी एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, कीप ग्रोइंग पॉजिटिवली, स्टडी स्टडी, वर्क वर्क वर्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।